नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। चावला गैंगरेप हत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रिव्यू पिटीशन को मंजूरी मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी पुनर्विचार याचिका। तो जद्दोजहद यहां पर लगातार करने को पड़ती है और अब उपराज्यपाल की यहां पर मंजूरी मिल गई है। तीनों दोषियों को बरी करने पर पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी। तो चावला गैंगरेप हत्या के तीनों दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने को मंजूरी मिल गई है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2012 के रेप और हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को बरी करने के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की आज मंजूरी दे दी है। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ऐश्वर्या भाटी को दी गई है। और अब किस तरह से पैरवी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी ये देखना होगा। तो बता दें कि छावला में 11 साल पहले 18 साल की युवती को दरिंदों ने सरेआम अगवा कर लिया था और चलती कार में युवती के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया और उसी दौरान उसकी हत्या भी कर दी गई। और अब पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही। सीएम धामी ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तो वहीं रिव्यू पिटीशन की मांग को लेकर अनिल बलूनी ने पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली के एलजी से मुलाकात की थी। अनुरोध किया था कि इसमें पुनर्विचार याचिका जो है वो लगाई जाए और अब जो है पुनर्विचार याचिका को मंजूरी एलजी की तरफ से मिल गई है। और अब सबकी निगाहें यहां पर रहेंगी कि किस तरह से पैरवी को आगे बढ़ाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, काफी जद्दोजहद यहां पर और अब जद्दोजहद के बाद उपराज्यपाल की तरफ से मंजूरी रिव्यू पिटीशन को दे दी गई है। किस तरह से मंजूरी मिली और आगे क्या प्रोसेस रहेगा? जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर है क्योंकि छावला रेप केस में जो परिवार था वो लगातार न्याय की मांग को लेकर जगह जगह जा रहा था। उपराज्यपाल से भी मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट पे भी एक प्रदर्शन किया गया था और बेहद आहत थे ये लोग कि जब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों को बरी कर दिया। इसको लेके अब जब उपराज्यपाल ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस इसमें पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें सॉलिसिटर जनरल उनकी तरफ से जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से जब अपना पक्ष रखेंगे तो इसमें एक उनकी उम्मीद बंधेगी पीड़ित परिवार की कि जो उनको लग रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुना ही नहीं है, तो पुनर्विचार याचिका से ये उनकी उम्मीद बढ़ गई है कि जो उनका स्टैंड है, जो उनका पक्ष है, वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और उनकी न्याय की उम्मीद उससे बंधेगी। अब जब उपराज्यपाल ने परमिशन दे दी है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त कर दिया है पैरवी के लिए, तो उसके बाद बस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना बाकी रह जाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि परमिशन मिलने के बाद अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर नए सिरे से इसकी एक बार फिर से समीक्षा कर सके। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिन पॉइंट्स के ऊपर ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर मुहर लगाई, जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी, जो उनके एविडेंस थे, जो उनके गवाह थे, आखिर उनमें कहां कमी रही, इसको लेकर अब सरकार की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रखेंगे। तो ये साफ हो पाएगा सबकी निगाहें यहाँ पर रहेगी कि जो पिछली बार गलती रही, जो यहाँ पर चूक रही, वो दोबारा ना हो और जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़िता हो, उसको न्याय मिल सके। अवनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छावला केस में अब एलजी की तरफ से यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है और अब किस तरह से पिटीशन को दाखिल किया जाएगा, पैरवी की जाएगी। तो इस पूरे मामले पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने दिल्ली के उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। पिटीशन को मंजूरी देने के लिए आभार जताया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार संग जो मुलाकात है वो सीएम धामी की तरफ से की गई थी और अनुरोध भी किया गया था। और अब इसी संदर्भ में इस पूरे मामले पर जिस तरह से उपराज्यपाल ने सहयोग किया है, मंजूरी यहाँ पर पिटीशन को दी है, उसको लेकर सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, तो एक तरफ मंजूरी उपराज्यपाल की तरफ से तो दूसरी तरफ आभार सीएम धामी की तरफ से। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटी, पूरे देश की बेटी, उसके न्याय के लिए
उन्होंने आगे का मार्ग प्रशस्त किया है, निर्णय लिया है कि सरकार जो है उस केस को लड़ेगी और हम सभी लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित बेटी के साथ हैं। हर तरीके से जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। और इसी संदर्भ से एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां चावला केस पुनर्विचार याचिका मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी की तारीफ की है। तो अनिल बलूनी ने बहुत मजबूती के साथ मुद्दे को उठाया, उपराज्यपाल के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अनिल बलूनी के प्रयासों के दम पर ही रिव्यू पिटीशन को मंजूरी मिली है। तो त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, कोर्ट में मजबूत पैरवी हो सके, इसके लिए भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी की तारीफ की। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र ढसीला, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चावला केस में एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी की तारीफ की और पूरा श्रेय जो है वो अनिल बलूनी को दिया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का जो चावला केस मामला था, इसमें 18 नवंबर को पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और अनिल बलूनी उनके साथ मौजूद थे। और तब अनिल बलूनी ने उनको एक पत्र दिया था और कहा था, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर प्रवृत्ति का है और जिस तरीके से लोअर कोर्ट में फांसी की सजा थी, उसके बाद हाई कोर्ट में फांसी की सजा थी और सुप्रीम कोर्ट से उनका बरी हो जाना कहीं ना कहीं चिंताजनक है और ये दुखदायी भी है। तो इसी पर रिव्यू पिटीशन के लिए उन्होंने तब निवेदन किया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने 19 तारीख को बाकायदा इसके आदेश भी जारी कर दिए और संभवतः आज सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल भी हो जाएगी, जिसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करके इस केस को दोबारा मजबूती के साथ लड़ा जाए, इसमें पक्ष रखा जाए। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जिम्मेदारी दी गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ये उनके साथ रहेंगी और ये दोनों लोग बहुत मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस पक्ष को फिर से रखेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ढंग से सुने और इस मामले में जो तथ्य रह गए हैं उन पर भी पूरी तरीके से विचार हो। और इस मामले की अगर बात कर रहे हैं तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी को इसके लिए विशेष आभार है, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार को ले जाकर उपराज्यपाल को इस पूरी घटना से अवगत कराया कि आखिरकार क्यों ये केस उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों ये देश की एक बेटी का ही सम्मान नहीं, उसके परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि हर बेटी के सम्मान और परिवार की लड़ाई की तरह है। और इसी पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि उन्होंने विशेष योगदान इस पूरे मामले में दिया है और सभी लोग इस मामले को मॉनिटर भी करेंगे और कोर्ट में पक्ष मजबूत रहे इसका भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, और न्याय की लड़ाई के विरोध के जो सुर हैं वो भी हमने तस्वीरों के जरिए देखे थे आपके जरिए। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की यह बैठक शुरू होगी और कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो बता दें कि जो विधेयक सत्र से पहले यहां पर रखे जाएंगे और उसको लेकर रणनीति जो है वो यहां पर इस बैठक में फोकस रह सकता है। तो अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो शीतकालीन सत्र की तैयारियों में सरकार पूरी तरीके से जुट चुकी है और इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सुरेंद्र का, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रिया सुना दें। आमंत्रण हमारा चूंकि पहले आ चुका है, उसको विधानसभा में आना है और ये हमारा अनुपूरक जो बजट आना है उसके संबंध में चर्चा होगी और जो प्रमुख विषय होंगे उन सभी पर बात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सुरेंद्र ढसीला का। सुरेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, तो साथ ही शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल 29 नवंबर से उत्तराखंड का शीतकालीन जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होना है
इस बार क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट भी लाना है, तो आज की कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण तो यही होगा, सप्लीमेंट्री जो बजट होता है उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये सदन के पटल पे रखा जाएगा। क्योंकि जो खर्च है मार्च 2023 तक का, उस खर्च के लिए पैसे की जो व्यवस्था होगी वो इस अनुपूरक बजट में होगी। ये कितने का होगा, क्या कुछ होगा, इस पर पूरी आज चर्चा होगी। सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए थे, उसके बाद बजट तैयार हुआ है। और जहां तक बात है अन्य विधेयकों की, देखिए नकल निषेध अधिनियम को बनाने की बात चल रही थी, उसको और प्रावधान मजबूत किए जाएं, कड़े किए जाएं, और कैसे सिंडिकेट बनाकर अगर कोई काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इंडिविजुअल कोई काम करता है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, कोई परीक्षार्थी अगर इसमें शामिल होता है तो उसके खिलाफ एग्जाम में डिवाइड करने के अलावा किस तरह से प्रावधान होंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। संभवतः आज की कैबिनेट बैठक में ये भी एक मुद्दा आएगा और इसके साथ ही ये भी है कि कई जो प्रत्यावेदन है विभागों के वो कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। कई विभागों की सेवा नियमावली भी कैबिनेट में लाई जा सकती है। तो 4 बजे से ये कैबिनेट की बैठक होगी। पहले 3 बजे से होनी थी, लेकिन अब ये 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए इस कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होगी। बिल्कुल सुरेंद्र, आप इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, जानकारी यहां पर लेंगे। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट की ये बैठक कई मायनों में काफी अहम है, जहां विधेयक को लेकर रणनीति बनाई जाएगी तो कई प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां उद्यान और रेशम उद्योग विभाग की बैठक है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कर रहे बैठक। तो रेशम उद्योग की समीक्षा कर रहे मंत्री गणेश जोशी, विभाग के सभी अधिकारी बैठक में शामिल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो रेशम उद्योग की समीक्षा कर रहे हैं मंत्री गणेश जोशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस बैठक से जुड़ी हुई। विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें कई चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो उद्यान और रेशम उद्योग विभाग की यह बैठक कई मायनों में काफी है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां कल से मसूरी में होगा चिंतन शिविर। तो 4 दिन तक चलेगा मसूरी में चिंतन शिविर। सरकार विकास के लिए शिविर का आयोजन कर रही है। तो बता दें कि सशक्त उत्तराखंड अड्डा हेठળ चिंतन शिविर की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, सभी कैबिनेट मंत्री भी शिविर में शिरकत करेंगे। तो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, LBS अकादमी के निदेशक का व्याख्यान जो है वो यहां पर होगा। विभागों से जुड़े विकास के रोड मैप को लेकर भी इस बैठक में जो चर्चा है चिंतन शिविर में की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र रसीला का, और इस चिंतन शिविर को लेकर किस तरह की तैयारी और क्या कुछ यहां पर रहने वाला है, सीधा सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, कल से मसूरी में चिंतन शिविर का शुरू होने जा रहा है और 4 दिन तक मंथन उत्तराखंड के विकास को लेकर यहां पर किया जाएगा। किस तरह की तैयारी और क्या कुछ खास यहां पर रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, कल से मसूरी में ये उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। मसूरी में लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक जो अकादमी है, IAS ट्रेनिंग अकेडमी है, उसमें ये पूरा चिंतन शिविर होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसमें रहेंगे, उत्तराखंड के तमाम ब्यूरोक्रेट्स इसमें मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड 2025 में जब 25 साल का होगा तो किस तरीके का रोड मैप होगा, कहां पर कैसे ग्रोथ बढ़ाएंगे, पर कैपिटल इनकम की अगर बात करें तो वो कैसे राज्य की बढ़ेगी, राज्य के आर्थिक संसाधनों को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मसूरी में चर्चा होनी है। इसमें अलग अलग सेशन रखे गए हैं। एक दिन अधिकारियों का सेशन होगा जिसमें तमाम अधिकारी अपनी बातें रखेंगे, तो एक दिन सरकार का सेशन होगा जिसमें तमाम मंत्री होंगे, तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, वो अपनी राय देंगे और फिर सरकार पूरा निचोड़ निकालकर इस पूरी बातों को रखेगी कि आखिरकार इस चिंतन शिविर के जरिए क्या कुछ करने की प्लानिंग है। और कोशिश वही है कि 2025 तक राज्य कैसे मजबूत होगा, सशक्त होगा, इसीलिए इस चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये चिंतन शिविर जो है वो 4 दिन तक चलेगा, जिसमें अलग अलग सेशन के जरिए जो मंथन है वो यहां पर किया जाएगा। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के विकास के लिए काफी अहम, और क्या रोड मैप यहां पर विकास को लेकर रहेगा, इसको लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू। तो आज बीजेपी में शामिल होंगे कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, दूसरे दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो
को यहाँ पर विस्तार के लिए ये काफी अहम। तो रमेश पोखरियाल निशंक सभी को सदस्यता दिलाएंगे। तो दूसरे दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। आगामी चुनावों को लेकर ये बीजेपी की एक बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं कही जा सकती है। तो हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू हो चली है और आज बीजेपी में कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। दूसरे दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। और अब बढ़ेंगे आगे देहरादून से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का सचिवालय कूद। तो रेंजर्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए पार्टी वर्कर्स, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य प्रदर्शन में शामिल, विधायक तिलक राज बेहड़ भी प्रदर्शन में शामिल, तो पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण भी शामिल इस कूच में। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच में शामिल हुए। तो विधायक विक्रम सिंह नेगी भी कूच में शामिल है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले का विरोध इस कूच के जरिए। तो प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच में करण महाराज शामिल नहीं है, जो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा कूच में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर है। इस कूच को लेकर पुलिस अलर्ट। तो प्रीतम सिंह के कूच को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सचिवालय के पास कई थानों में पुलिस तैनात कर दी गई है। तो सचिवालय से 100 मीटर की दूरी पर रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो बता दें कि प्रीतम सिंह कई मुद्दों को लेकर जो यूथ कार्यकर्ता उनके साथ सचिवालय की ओर कूच करेंगे और उससे पहले पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला का सीधा रुख कर लेते, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज प्रीतम सिंह सचिवालय के लिए कूच करेंगे सुरेंद्र, और उससे पहले प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति? देखिए, देहरादून के रेंजर्स कॉलेज से ये पूरा कूच जो है वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त पुलिस मुख्यालय के नजदीक हूं। करीब सचिवालय से 100 मीटर पहले ये रोका गया और तमाम व्यवस्था आप देखिए, देहरादून के लगभग सभी थानों से जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ बुलाई गई है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ रोक लिया जाए, किसी भी तरीके से ये सचिवालय तक ना पहुंचे, इसकी पूरी प्लानिंग है। अगर आप देखेंगे तो तमाम फोर्स आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ी ही देर में प्रीतम सिंह के साथ ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं और ये बताया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इसमें शामिल हैं। कई वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो भी इसमें दिखती है, क्योंकि प्रीतम सिंह के जो तमाम पोस्टर्स थे उनमें बड़े नेता नजर नहीं आ रहे थे। यानी ना उसमें हरीश रावत थे, ना उसमें प्रदेश प्रभारी थे, ना उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में थे तो ये बताया जा रहा है कि इसलिए वो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल नहीं है। लेकिन एक तौर पे अगर देखा जाए तो ये प्रीतम सिंह का खुद का अपना शक्ति प्रदर्शन भी है। हालांकि मुद्दा उन्होंने महंगाई के खिलाफ लड़ाई का रखा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को उन्होंने एक आधार बनाया है और इसके अलावा कहा है कि जो तमाम भर्तियां हैं उनमें जो धांधली हो रही है उसे भी इस पर मुद्दा रखा गया है। तो ये एक कोशिश इसलिए भी है क्योंकि कई पूर्व विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं, कई वर्तमान विधायक जिनमें विक्रम नेगी हैं, मदन बिष्ट हैं, सुमित हृदयेश हैं, इसके अलावा आदेश चौहान हैं, ये सारे लोग भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि उनकी ताकत किस तरह की, कितना प्रदर्शन है। एक बार मैं फिर से दिखाऊं तो आप देखिए तमाम फोर्स जो है, सुरेंद्र, लेकिन ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करें, बद्रीनाथ से शुरू हुई थी, लेकिन उसमें भी बड़े चेहरे जो है वो अलग अलग नजर आए। जिलों में एक ही जगह से अलग अलग जो सुपीरियर है वो बड़े नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये माना जाए कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं। देखिए, बिल्कुल ये लगातार ये सवाल उठते जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। क्योंकि आज भी अगर ये प्रदर्शन है तो ये प्रीतम सिंह का व्यक्तिगत प्रदर्शन ज्यादा है, कांग्रेस का प्रदर्शन कम है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके विधानसभा क्षेत्र और आसपास के लोग हैं और इसमें बड़े नेता जो दिख रहे हैं उनमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इसमें शामिल हो रहे हैं। और क्या पूर्व सीएम हरीश रावत शामिल होंगे? प्रदेश अध्यक्ष देहरादून में नहीं है, उनके नहीं होने का कारण समझ में नहीं आता। और प्रदेश प्रभारी
जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी के साथ और ये तस्वीर अपने में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर देती है, क्योंकि आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस अगर इस तरह से खड़ी होगी तो गलती से सबक लेते नहीं दिख रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, वाहनों की फिटनेस प्राइवेटाइजेशन का विरोध यहां पर तो संयुक्त टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, तो ट्रैवल्स व्यापारियों ने अपना आक्रोश इस प्रदर्शन के जरिए जाहिर किया है। नियम ना वापस लेने पर चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। तो फिटनेस प्राइवेटाइज नियम वापस लेने की मांग जो है वो लगातार यहां पर की जा रही है। और देखिए किस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध को दर्ज कराते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। ट्रैवल्स व्यापारियों की तरफ से ये नाराजगी जाहिर की। और अब चमोली से बड़ी खबर है, जहां गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर हादसा, तो त्रिशूला के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गहरी खाई में गिरी कार, तो कार सवार दोनों युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर यह भीषण हादसा, जहां त्रिशूला के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो गहरी खाई में कार गिरने के चलते ये हादसा। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। तो पहाड़ समाचार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, राजस्थानी सरसों और फर्स्ट प्रेस टेक्नोलॉजी दे शुद्ध छाछ और स्वाद। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी। सीमेंट स्कूल तक कैसे पहुंचेगा? योद्धा है ना। टाटा योद्धा 2.0, जहां जमीन है वहां रास्ते हैं। जीरा क्रंच है ये, राजा की सौगात है ये, राजा करारा स्वाद बड़ा मीठा नमकीन कर देगा समान। राजा जीरा क्रंच, राजा जीरा क्रंच बिस्किट्स, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। राजा जीरा। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड जोन मेला। गोल्ड जोन ले और मौका पाए आकर्षक इनाम जीतने का। कॉल करें 180031311212। मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे, किस्मत कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। मजेदार स्वाद उन्हीं को मिलता है जिनका काम बोलता है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। सर प्लीज जल्दी देखिए ना। रमेश, ABW 90। ये ABW क्या है? अमूल बॉडी वार्मर। थैंक यू ABW, यानी अमूल बॉडी वार्मर। ABW, अब सर्दी उड़न छू। सॉफ्टवेयर के साथ रहो कॉन्स्टिपेशन फ्री और साथ में पाओ हनी फ्री। सॉफ्टवेयर रहो हल्के, जियो खुल के। सीमावर्ती मदरसों का कौन मददगार? सर्वे ने बताया इमदाद को आधार। ज़कात पर सवाल, देखिए खबर विशेष दोपहर 1:27 पर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लैंसडाउन से बड़ी खबर है, जहां महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम। तो राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम ने शिरकत की है। लैंसडाउन विधायक महंत दलीप कार्यक्रम में भी शामिल हुए। तो यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी कार्यक्रम में शामिल हुई। तो इस दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहरी खाल में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी शिरकत करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीएम के साथ कार्यक्रम में लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी उनके साथ मौजूद रही।
तो वहीं रामनगर के तराई पश्चिमी इलाके में अवैध खनन की बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। कई क्षेत्रों में लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है। रामनगर का पश्चिम तराई क्षेत्र पर्यटन के नजरिए से काफी अहम माना जाता है और ये क्षेत्र अवैध खनन के लिए भी बदनाम है। ऐसे में वन विभाग अतिक्रमण हटाने, भू माफियाओं, खनन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए प्लान तैयार कर रहा है। डीएफओ ने तराई पश्चिमी क्षेत्र की छवि बदलने के लिए कमर कस ली है। जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अवैध खनन है। इसमें कोई दो राय है नहीं कि अवैध खनन होता है और उस अवैध खनन को रोकना तो हमारी प्राथमिकता है ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ यहाँ पे इस डिवीजन में करने के लिए है। अवैध खनन पे तो हमारा जोर रहेगा ही रोकने पे, किसी भी तरह से उसको अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो प्रभाग की जो छवि है वो अवैध खनन को लेकर जो बनी हुई है उसको बदलने का प्रयास किया जाएगा और बहुत सारे अच्छे काम है जिसको हम करने जा रहे हैं। और इसी के साथ बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना।